गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एक बार पुनः अपने इंग्लिश के अगले टॉपिक के साथ आज हम वो टॉपिक पढ़ेंगे जो हमारे पूरी इंग्लिश ग्रामर के अंदर एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वो टॉपिक का नाम है टेंस। देखो, इंग्लिश ग्रामर का जो कंसेप्ट है वो बहुत ही वाइड है, इसका जो क्षेत्र है वो बहुत ही विस्तृत है, लेकिन एक ऐसा टॉपिक टेंस जिसको हम आधार कह सकते हैं पूरी ग्रामर का, चाहे आप वॉइस पढ़ो, चाहे आप नरेशन पढ़ो, चाहे आप मॉडल पढ़िए, सब के लिए टेंस जो टॉपिक है वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो हम टेंस को पढ़ने से पहले इसकी डेफिनेशन को जानते हैं। DEFINITION डेफिनेशन को जानेंगे। टेंस changes the form of the verb. Tense changes the form of the verb to express the time of an action. कहने का मतलब टेंस चेंजेस द फॉर्म ऑफ द वर्ब, यानी जो टेंस है वो वर्ब की फॉर्म को चेंज करता है। क्या व्यक्त करने के लिए? द टाइम ऑफ एन एक्शन, काम के समय को अभिव्यक्त करने के लिए टेंस क्या करता है? वर्ब के स्वरूप को चेंज करता है। यानी हम वर्ब को देखकर ही कह सकते हैं कि उक्त सेंटेंस ये सेंटेंस किस टेंस का है। तो इसकी हिंदी देखो, कार्य के समय के मुताबिक वर्ब में जो परिवर्तन होता है, कार्य के समय के मुताबिक वर्ब में जो परिवर्तन होता है उसे टेंस कहते हैं। टेंस की डेफिनेशन समझ में आई? टेंस चेंजेस द फॉर्म ऑफ द वर्ब टू एक्सप्रेस द टाइम ऑफ एन एक्शन, यानी कार्य के समय के मुताबिक वर्ब में जो परिवर्तन होता है उसे टेंस कहते हैं। अब ये समझने की आवश्यकता है कि काम के समय के मुताबिक वर्ब में परिवर्तन कैसे होता है। कहने का मतलब यहाँ से दो कंसेप्ट निकल के आते हैं, एक तो टाइम और दूसरा वर्क, यानी कौन सा वर्क किस टाइम में हो रहा है। तो बात करें कि टाइम कितने हो गए, एक तो टाइम वो जो बीत गया, एक टाइम जो चल रहा है, और एक जो हमने अभी तक नहीं देखा है, जो आगे आने वाला। तो कहने का मतलब इस जो टेंस है इसका अगर हिंदी का अर्थ जाने तो इसका हिंदी का अर्थ होता है काल। क्या अर्थ होता है? काल। तो हम इस काल को, इस टेंस को 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन इससे पहले हम इस कंसेप्ट को पढ़ेंगे कि जो टेंस है वो वर्ब को समय के मुताबिक कैसे चेंज करता है। जैसे मैं एक सेंटेंस बोलूँ कि हम इस समय अंग्रेजी व्याकरण पढ़ रहे हैं, तो इस सेंटेंस की मैं इंग्लिश कैसे बनाऊँगा? वी आर रीडिंग इंग्लिश ग्रामर at this time. We are reading English grammar at this time. यानी कहने का मतलब इस सेंटेंस को पढ़ने के बाद हमें ऐसा आभास होता है कि जो काम इसमें क्या हो रहा है? पढ़ने का। इस सेंटेंस को पढ़ने के बाद ऐसा आभास होता है कि ये जो काम है वो पढ़ने का वर्तमान में लगातार चल रहा है। We are reading English grammar at this time. इस सेंटेंस को देखने के बाद हम ये कह सकते हैं, या ऐसा आभास होता है कि ये जो काम है वो लगातार चल रहा है, लग रहा है कि हम जिस टाइम बोल रहे हैं उसी टाइम, यानी एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग ये काम चल रहा है। एक मैं ये कहूँ कि वह अपने गांव पहुंच चुका है, इसकी इंग्लिश बनाओ, ही हैज़ रीच्ड हिज विलेज। ही हैज़ रीच्ड हिज विलेज, कि वह अपने गांव पहुंच चुका है।
कहने का मतलब इस सेंटेंस को पढ़ने के बाद अपने को ऐसा आभास हो रहा है कि ये जो गांव जाने का काम है वो पूरा हो चुका है, यानी गांव जाने का काम पहले ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है, पूरा कंप्लीट हो गया ये गांव पहुंचने का काम। लेकिन इस सेंटेंस को पढ़ने के बाद हमें ऐसा लग रहा है कि ये जो काम है वो एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग चेंज हो रहा है। तो ये बात कौन डिफाइन कर रहा है? ये बात डिफाइन कर रहा है ये वर्ब, ये हेल्पिंग वर्ब और ये मेन वर्ब, ये हेल्पिंग वर्ब और ये मेन वर्ब। यानी इस हेल्पिंग वर्ब हैज जो हेल्पिंग वर्ब है और रीच की जो थर्ड फॉर्म रीच्ड, हैज प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म को हम देखकर कह सकते हैं कि ये जो सेंटेंस है ये प्रेजेंट परफेक्ट है, प्रेजेंट परफेक्ट। यानी कहने का मतलब पूर्ण वर्तमान काल, जो गांव पहुंचने का काम हुआ ऐसा बल्कि तत्काल हुआ है और वर्तमान में। दूसरा है वी आर रीडिंग इंग्लिश ग्रामर एट दिस टाइम। इस सेंटेंस को पढ़ने के बाद हमें ऐसा आभास हो रहा है कि एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, यानी बोलते वक्त भी ये काम जारी है। मैं कह रहा हूँ कि हम इस समय इंग्लिश ग्रामर पढ़ रहे हैं। इस सेंटेंस को देखने के बाद हम ये कह सकते हैं कि ये काम है वो वर्तमान में भी अब भी एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग जारी है। एक मैं ये कहूँ ही विल गो टू जयपुर, वह जयपुर जाएगा। अब कब जाएगा, अभी तक गया तो नहीं है। तो इस सेंटेंस को देखने के बाद हम कह सकते हैं कि ये जो घटना है, जयपुर जाने की जो क्रिया है, जयपुर जाने का जो काम है वो अभी तक हुआ नहीं है। ये हम केवल एक पूर्व अनुमान के रूप में कह सकते हैं ही विल गो टू जयपुर, अर्थात ये टाइम हमारे बोलते वक्त जारी है, ये काम पहले हो चुका है और ये अभी तक हुआ नहीं है। तो इन तीनों सेंटेंस को आधार मानकर हम ये कह सकते हैं कि टेंस को हम डिफाइन करेंगे तीन में, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। प्रेजेंट जो स्थिति वर्तमान की है, पास्ट जो समय बीत चुका और फ्यूचर जो अभी आएगा। तो अधिकतर आजकल क्या करते हैं कि प्रेजेंट और पास्ट दो को टेंस समझते हैं, फ्यूचर को एक टाइम के रूप में, टाइम कंसेप्ट के रूप में लेते हैं। तो कहने का मतलब हम प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर टेंस का डिवाइडेशन क्लासिफिकेशन करेंगे तीन रूप में, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, वो अभी पढ़ेंगे। तो हम देखेंगे कि टेंस का क्लासिफिकेशन करेंगे कैसे। टेंस को तीन भागों में बांट रहे हैं, प्रेजेंट PRESENT, और दूसरा हमने डिवाइडेशन किया PAST पास्ट में, और तीसरा हमने किया फ्यूचर FUTURE। तो हमने एक कंसेप्ट पढ़ा था, एक तो टाइम और एक पढ़ा था वर्क। ये चीज़ अपने को क्लियर कर रही है कि परिभाषा जब डेफिनेशन हमने देखी थी कि कौन सा काम किस टाइम पे हो रहा है, इसी के आधार पर हमने इसको तीन भागों में बांटा, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। तो हम काम को डिफाइन करेंगे, टाइम को तो डिफाइन कर दिया हमने तीन भागों में, प्रेजेंट में, पास्ट में और फ्यूचर में। अब हम वर्क को डिफाइन करेंगे। तो वर्क कितने प्रकार का हो सकता है? एक काम ऐसा जो एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग यानी लगातार चल रहा था, एक काम ऐसा जो पूर्ण हो चुका है, और एक काम ऐसा कि जो पूर्ण और अपूर्ण दोनों कह सकते हैं, और एक काम ऐसा जो अनिश्चित है। तो कहने का अभिप्राय ये है कि प्रत्येक टेंस की चार सब सेक्शन होते हैं। कौन कौन से, आओ देखें। पहला हो गया इंडेफिनिट, INDEFINIT। इसका दूसरा नाम हम सिंपल भी कह सकते हैं, यानी एक तो हो गया इंडेफिनिट, इसको अनिश्चित, मैं गांव जाता हूं, तो ये थोड़ी है कि गांव रोज जाते हैं, अनिश्चित। दूसरा कंटिन्यूअस, CONTINUOUS, इसको कंटिन्यूस यानी कंटिन्यू नाम से ही शब्द का जो अर्थ है उसका पता चल रहा है, कंटिन्यू लगातार। तो इसको हम प्रोग्रेसिव भी कह सकते हैं, PROGRESSIV। इंडेफिनिट या सिंपल, कंटिन्यूस या प्रोग्रेसिव। और तीसरा इसका जो पार्ट हो गया वो हो गया परफेक्ट, PERFECT। और इसका जो चौथा पार्ट हो गया वो हो गया परफेक्ट कंटिन्यूस,
FECTCONTINUOUS। दोबारा देखते हैं इसको कि दो कंसेप्ट थी, एक तो टाइम और एक वर्क। टाइम के अनुसार हमने टेंस को 3 भागों में डिवाइड किया, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। वर्क को हमने 4 भागों में बांटा, इंडेफिनिट, INDEFINIT। इस इंडेफिनिट को हम सिंपल भी कह सकते हैं। दूसरा पार्ट होगा इसका कंटिन्यूअस, CONTINUOUS। और कंटिन्यूअस इस जैसा कि हम पहले चर्चा कर चुके हैं कि इसका जो अर्थ है उसी से पता चल रहा है, शब्द के अर्थ से कंटिन्यूअस लगातार। और तीसरा हो गया अपना परफेक्ट, और चौथा हो गया परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब देखो प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर टेंस तो हो गए 3, और प्रत्येक के हमने कितने सब सेक्शन कर दिए, 1, 2, 3 और 4। तो 3 × 4 कितने हो गए टोटल, 12। कहने का मतलब अब हमको कुल मिलाकर के 12 अवधारणाएं पढ़नी पड़ेंगी इसकी। तो प्रत्येक, अब बात रही कि सेंटेंस की रचना होती है, प्रत्येक टेंस से हम 4 प्रकार के सेंटेंस की रचना करेंगे। कौन कौन से, अब हम पहले टेंस पढ़ने से पहले इनके चारों वाक्यों की चर्चा करते हैं। अब देखो कि टेंस पढ़ लिए हमने 3, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, और प्रत्येक का सब सेक्शन कर दिया, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब हम देखेंगे कि प्रत्येक टेंस से 4 प्रकार के सेंटेंस बनाए जा सकते हैं। प्रत्येक टेंस से 4 प्रकार के सेंटेंस बनाए जा सकते हैं। नंबर 1 अफर्मेटिव, नंबर 2 नेगेटिव, और नंबर 3 इंटेरोगेटिव, और नंबर 4 इंटेरोगेटिव नेगेटिव। अफर्मेटिव AFFIRMATIV। इस अफर्मेटिव का अर्थ हो गया साधारण, इसको हम पॉजिटिव भी कह सकते हैं, इसको हम पॉजिटिव सेंटेंस भी कह सकते हैं। अब अफर्मेटिव और नेगेटिव को दोनों को जब संयुक्त रूप कहेंगे तो उसको कहेंगे असर्टिव। कहने का मतलब असर्टिव नाम आते ही अपना ध्यान जाना चाहिए, अफर्मेटिव प्लस नेगेटिव। जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो वहाँ पर हम 5 प्रकार के सेंटेंस का अध्ययन करते हैं। कौन कौन से, असर्टिव, इंटरोगेटिव, इंपेरेटिव, ऑप्टेटिव और एक्सक्लेमेटरी। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो असर्टिव कुछ अलग है। असर्टिव, अफर्मेटिव प्लस नेगेटिव का संयुक्त रूप हम क्या कहेंगे, असर्टिव। अफर्मेटिव, इसी का दूसरा नाम पॉजिटिव, दूसरा हो गया नेगेटिव, तीसरा हो गया इंटरोगेटिव और चौथा हो गया इंटरोगेटिव नेगेटिव। अफर्मेटिव सेंटेंस ये एक सिंपल सेंटेंस होगा, सब्जेक्ट से शुरू होकर और ये सेंटेंस के लास्ट में फुल स्टॉप पे एंड हो जाएगा। नेगेटिव सेंटेंस इसकी पहचान ये रहेगी कि ये नोट आएगा। ज़रूरी नहीं है कि केवल नोट लगा हो वही सेंटेंस नेगेटिव हो। नेगेटिव सेंस देने वाला, नेगेटिव अर्थ देने वाला कोई भी शब्द, कोई भी ऐसा शब्द है जो नेगेटिव सेंस दे, उसी सेंटेंस को हम नेगेटिव कहेंगे। जैसे मैं कह सकता हूँ ही नेवर टेल्स ए लाई। अब इस सेंटेंस में नोट नहीं है कहीं भी, तो क्या ये नेगेटिव नहीं है? नहीं, ये नेगेटिव है, क्योंकि यहाँ पर नोट किस लिए कौन सा वर्ड आ गया, नेवर। नेवर का अर्थ हो गया कभी नहीं। तो इस सेंटेंस का अर्थ ये हो गया वह कभी झूठे नहीं बोलता है। लाई यहाँ पर जो है वो नाउन की तरह, तभी हमने ए आर्टिकल यूज़ कर दिया, और जो टेल है वो मैन वर्ब हो गई, और ही हो गया वो सब्जेक्ट हो गया, और नेवर हो गया एडवर्ब। इंटरोगेटिव सेंटेंस होगा ये, इसको दो भाग, क्लोज एंडेड या ओपन एंडेड, यानी इंटरोगेटिव सेंटेंस 2 प्रकार के हो गए। एक तो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले और एक WH वर्ड से शुरू होने वाले। हेल्पिंग वर्ब से सीधी सीधी भाषा में आपको समझाऊं कि वो सेंटेंस जिनका आंसर हमें यस या नो में मिले, वो सेंटेंस जिनका आंसर हमें यस या नो में मिले वो हो गए हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले। और WH वर्ड से सेंटेंस
शुरू होने वाले वो सेंटेंस होंगे जिनमें हमें प्रश्न का पर्टिकुलर आंसर देना पड़े, उसकी एक्सप्लेन करनी पड़ी। जैसे कि क्या तुम इंग्लिश ग्रामर पढ़ते हो, तो पढ़ते हो तो आप कह दोगे यस, नहीं पढ़ते हो तो कह दोगे नो। तो ये तो हो गया हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाला सेंटेंस। अगर इसी एक ऐसा सेंटेंस कि तुमने इंग्लिश ग्रामर क्यों नहीं पढ़ी, तो यह जो WH वर्ड से शुरू हो रहा है, इस क्यों नहीं पढ़ी, इसका आंसर हम यस या नो में नहीं दे सकते। इसकी हमें पर्टिकुलर एक्सप्लेन करनी पड़ेगी, इस बात की इसकी हमें एक्सप्लेन करनी पड़ेगी। तो ये होगा, ऐसा सेंटेंस होगा WH वर्ड से शुरू। कहने का मतलब ये जो सेंटेंस है वो या तो हेल्पिंग वर्ब से या WH वर्ड से शुरू होकर के क्वेश्चन मार्क पर एंड होंगी। तीसरा होगा इंटरोगेटिव नेगेटिव। आप जैसे शब्द को पढ़ने से ही इसका अर्थ मालूम हो रहा है कि सेंटेंस इंटरोगेटिव भी होगा और नेगेटिव भी होगा। कहने का मतलब ये सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा या फिर WH वर्ड से शुरू होगा और अपने साथ में क्या जोड़ेगा, नोट लेकर ये क्वेश्चन मार्क पे एंड हो जाएगा। तो इस प्रकार अपने चारों सेंटेंस आपकी समझ में आए। देखो अभी तक हमने पढ़ा टेंस के प्रकार, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। फिर उसके पढ़े प्रत्येक टेंस के जो सब सेक्शन थे, इंडेफिनिट, कंटिन्यू, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यू। इनको पढ़ने के बाद हमने पढ़े कि प्रत्येक टेंस से 4 प्रकार के सेंटेंस बनाए जा सकते हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव और इंटरोगेटिव नेगेटिव। तो 3 टेंस और फिर प्रत्येक के 4 सब सेक्शन, टोटल हो गए 12। तो फिर अब ये स्वाभाविक सी समस्या बनती है कि इन 12 को पहचाने कैसे कि कौन सा सेंटेंस किसका है। हम किस प्रकार ये डिफाइन कर सकते हैं कि जो सेंटेंस, यानी कहने का मतलब हम ये पहचान कैसे कर सकते हैं कि ये जो सेंटेंस है वो किस टेंस का है। तो इसके लिए जो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है वो होती है हेल्पिंग वर्ब और व मेन वर्ब की। यानी वर्ब ही सबसे महत्वपूर्ण जो है वो बिंदु है एक सेंटेंस का। तो हम कहने का मतलब हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब की सहायता से हम टेंस को डिफाइन करेंगे। तो हम प्रत्येक टेंस की हेल्पिंग वर्ब एक बार जनरली अध्ययन कर रहे हैं इसका, और मेन वर्ब। एक नंबर हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट। इसमें अफर्मेटिव में हेल्पिंग वर्ब का यूज़ नहीं होता, लेकिन नेगेटिव, इंटरोगेटिव और इंटरोगेटिव नेगेटिव में डज और डू हेल्पिंग वर्ब का यूज होता है। दूसरा हो गया प्रेजेंट कंटिन्यूस। प्रेजेंट कंटिन्यूस में हेल्पिंग वर्ब हो गई इज, एम और आर। तीसरा अपना हो गया प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट में हेल्पिंग वर्ब हो गई हैज व हैव। और चौथा हो गया अपना प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसमें अपनी हेल्पिंग वर्ब हो गई हैज़ बीन या हैव बीन। यानी 1, 2, 3, 4 ये हो गए अपने प्रेजेंट की। अब बात आती है पास्ट की। तो हम लिख सकते हैं 1 नंबर 1 सिंपल पास्ट। सिंपल पास्ट में जो हेल्पिंग वर्ब बिल्कुल प्रेजेंट इंडेफिनिट की तरह इसी में भी सिंपल पास्ट के अफर्मेटिव में भी हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं होता। और नेगेटिव, इंटरोगेटिव और इंटरोगेटिव नेगेटिव में हेल्पिंग वर्ब के रूप में डिड का प्रयोग होता है। दूसरा हो गया इसका पास्ट कंटिन्यूअस। पास्ट कंटिन्यूअस, इसमें हेल्पिंग वर्ब हो गई वॉज व। थर्ड हो गया पास्ट परफेक्ट। इसमें जो हेल्पिंग वर्ब हो गई वो हो गई हैड। और चौथा हो गया अपना पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, इसमें अपनी हेल्पिंग हो गई हैड बीन।
तो एक बार पुनः देखिए। पहला हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट। इसमें 4 प्रकार के सेंटेंस पढ़े थे हमने प्रत्येक टेंस के, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव और इंटरोगेटिव नेगेटिव। तो अफर्मेटिव में मैंने एच वी यानी हेल्पिंग वर्ब का शॉर्ट लिखिए, एच वी आगे क्रॉस मार्क लगाया, यानी अफर्मेटिव में हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं होता। और नेगेटिव, इंटरोगेटिव और इंटरोगेटिव नेगेटिव में जो हेल्पिंग वर्ब यूज होगी वो होगी डज और डू। अब डज के लास्ट में देखो एस है, तो एस यानी इसको याद रखते हैं, एस से याद रखते हैं, एस फॉर सिंगुलर, यानी तो सिंगुलर के साथ आएगी डज और प्लूरल के साथ आएगा डू। उसी प्रकार प्रेजेंट कंटिन्यूस में हेल्पिंग वर्ब इज, एम और आर। प्रेजेंट परफेक्ट में हेल्पिंग वर्ब हैज और हैव। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में हैज बीन और हैव बीन। सिंपल पास्ट में सिंपल प्रेजेंट की तरह अफर्मेटिव में हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं होता। जब हेल्पिंग वर्ब का यूज़ नहीं होता तो इसमें इसका सेंटेंस कैसे बनाएंगे, कहने का मतलब इसमें मैन वर्ब की भूमिका होगी और मैन वर्ब की सेकंड फॉर्म, एम वी की कौन सी फॉर्म आएगी, सेकंड। और नेगेटिव, इंटरोगेटिव और इंटरोगेटिव नेगेटिव में जो हेल्पिंग वर्ब आएगी वो आएगी डिड, और डिड के साथ मैन वर्ब की आएगी फर्स्ट फॉर्म। यहाँ पर थोड़ा सा चेंज हो जाता है, तो यहाँ पर क्या अगर थोड़ा सा दिमाग नहीं लगाते हैं तो गलती हो जाती है। अफर्मेटिव में मैन वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग होगा, लेकिन नेगेटिव, इंटरोगेटिव और इंटरोगेटिव नेगेटिव में जब डिड का यूज़ हेल्पिंग वर्ब के रूप में करते हैं तो उसके साथ मैन वर्ब की हमें फर्स्ट फॉर्म लेनी होगी। पर पास्ट कंटिन्यू में हेल्पिंग होगी वॉज व वर। तीसरा है पास्ट परफेक्ट में हेल्पिंग वर्ब होगी हैड अकेले, यानी सिंगुलर और प्लूरल का इसमें वो सोचने की आवश्यकता नहीं रहती, सभी के साथ हैड ही आएगा। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस इसमें हैड बीन। अब देखते हैं अगला सिंपल फ्यूचर, SIMPLE FUTURE। सिंपल फ्यूचर में क्या होगा, सेल या विल। दूसरा हो गया फ्यूचर कंटिन्यूअस। फ्यूचर कंटिन्यूअस में हेल्पिंग होगा सेल बी या विल बी। और तीसरा हो गया अपना फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट में अपना हो गया सेल हैव या विल हैव। अब बात करते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस की। इसमें आएगी हेल्पिंग सेल हैव बीन या विल हैव बीन। अब बात करते हैं हम इनके मैन वर्ब की। ये जनरल जो सामान्य जानकारी है वो पहले देख लेते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट में केवल अफर्मेटिव सेंटेंस को छोड़कर बाकी तीनों में मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होगा। इसको मैंने एक बार इसलिए छोड़ा है क्योंकि हम दोनों को लेकर के साथ में पढ़ेंगे तो कन्फ्यूजन पैदा ना हो। अब बात करेंगे अफर्मेटिव की। अफर्मेटिव में क्या होता है, अफर्मेटिव में ये होता है कि जब सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस, ईएस या आईएस जोड़कर वर्ब को सिंगुलर बनाया जाता है। देखो अभी तक हमने यही पढ़ा है कि एस, ईएस या आईएस लगाने से चीज़ प्लूरल बनती है। जैसे आपने ये पढ़ा है बॉय, बॉय यानी लड़का। अब इसका प्लूरल बना दिया हमने BOYS, क्योंकि ये एक सामान्य सा नियम होता है, यदि किसी नाउन का अंतिम अक्षर वाई हो और वाई से पहले वावल यानी A, E, I और U इन पांचों में से हो तो उसके आगे एस लगाकर उसको प्लूरल बनाया जाता है। आज हम इस कन्फ्यूजन को दूर करते हैं कि कहीं तो एस लगाने से प्लूरल बनता है और कहीं एस लगाने से सिंगुलर बनता है। जैसे मैं ये कहूँ ही टीचेज, TEACHES, ही टीचेज अस इंग्लिश, वह हमें अंग्रेजी पढ़ाता है। तो यहाँ पर ये जो ही सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट का प्रकार कैसा है, सिंगुलर, यानी ही है जो सिंगुलर है। और यहाँ पर मैंने लगा रखा है ES, और फिर भी मैं ये कह रहा हूँ कि जो टीचेज वर्ब है ये सिंगुलर फॉर्म में है। और यहाँ मैं कह रहा हूँ एक वर्ड है BOY, इसके आगे मैंने लगाया S।
और यहाँ मैं बोल रहा हूँ कि ये इसका अर्थ है लड़का और इसका अर्थ है लड़के, यानी बॉय का ये प्लूरल फॉर्म बन रहा है। तो इसका जो सीधा सीधा अर्थ है वो ये है कि यदि हम किसी नाउन के आगे एस, ई एस या आई एस जोड़ते हैं तो नाउन हमेशा प्लूरल बनती है, और अगर हम किसी वर्ब के आगे एस, ई एस और आई एस जोड़ते हैं तो वर्ब हमेशा सिंगुलर फॉर्म में होगी। तो ये कंसेप्ट याद रखना है कि जब किसी नाउन के अंत में एस, ई एस या आई एस जोड़ा जाता है तो नाउन हमेशा प्लूरल बनती है। जैसे हमने एक एग्जांपल पढ़ा था, एक वर्ड था बॉय, इसके आगे इसको प्लूरल बनाएंगे तो हम लगाएंगे एस। और एक होती है वर्ब, जब वर्ब के आगे एस, ई एस या आई एस जोड़ा जाता है तो वर्ब हमेशा क्या बनती है, सिंगुलर। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का अपना अफर्मेटिव का रोल समझ में आया, यानी इसमें हेल्पिंग वर्ब का यूज़ नहीं होता, लेकिन मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हम वर्ब के साथ एस, ई एस और आई एस जोड़कर वर्ब को भी क्या बनाएंगे, सिंगुलर। दूसरा हो गया कंटिन्यू। अब हम इस वर्ड को ध्यान से देखते, देखो कंटिन्यू वर्ड इसमें भी है, कंटिन्यू इसमें भी है, और कंटिन्यू यहाँ भी है, कंटिन्यू यहाँ भी है, और कंटिन्यूस यहाँ भी है और यहाँ भी है। तो जहाँ जहाँ कंटिन्यूस वर्ड है वहाँ हम कह सकते हैं कि मैन वर्ब की फोर्थ फॉर्म का प्रयोग होगा। कहने का मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस से आईएनजी, यानी प्रेजेंट कंटिन्यूस में मैन वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस से आईएनजी। तो यहाँ पर भी पास्ट कंटिन्यू में भी यही होगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में भी यही होगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में भी यही होगा, फ्यूचर कंटिन्यूस में भी यही होगा, और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस में भी यही होगा। अब एक वर्ड है परफेक्ट, मैं इसको आयताकार बॉक्स में बंद करता हूँ। एक वर्ड है परफेक्ट। परफेक्ट में ध्यान रखना है अपने को, परफेक्ट में मैन वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म का प्रयोग होगा, चाहे वो प्रेजेंट का परफेक्ट हो, चाहे वो पास्ट का परफेक्ट हो, चाहे वो फ्यूचर का परफेक्ट हो। इसमें भी हेड के साथ मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म, और यहाँ पर भी फ्यूचर परफेक्ट में भी मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो कंटिन्यू, चाहे वो प्रेजेंट कंटिन्यू हो, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू हो, चाहे वो पास्ट कंटिन्यूस हो, चाहे वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस हो, चाहे वो फ्यूचर कंटिन्यूस हो या फिर फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस हो, सभी के साथ मैन वर्ब की फोर्थ फॉर्म का प्रयोग होगा। परफेक्ट वर्ड प्रेजेंट परफेक्ट हो, चाहे वो पास्ट परफेक्ट हो, चाहे वो फ्यूचर परफेक्ट हो, मैन वर्ब की कौन सी फॉर्म का प्रयोग होगा, थर्ड। तो इस प्रकार हमारा ये जो वर्ब का जो कंसेप्ट था वो हम समझ चुके हैं कि इंडेफिनिट में मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, वर्ब के साथ एस, ई एस और आई एस लगाना है। अब एक है सिंपल पास्ट। सिंपल पास्ट में मैन वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग होगा। देखो ये अपना जो टेंस का कंसेप्ट है वो आधारभूत जो जानकारी है वो पूरी हुई। इससे हम अगले वीडियो में हम जानेंगे, प्रत्येक जो हमने टोटल 12 टेंस पढ़े थे उनमें 1 बाय 1 एक का विस्तृत अध्ययन करेंगे। तो इसको ज़रूर देखिए, और कोई कमी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिए। थैंक यू।